नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 22 जून 2021। पॉलिटी का टर्न और आज का टॉपिक मूल अधिकार। बेसिक प्रश्न इस पर हम डिस्कस करेंगे। अच्छे प्रश्न भी होंगे, सरल प्रश्न भी होंगे। अच्छे बुरे का मतलब नहीं है, सरल और कठिन प्रश्न होंगे दोनों तरीके के। और उसके बाद में हम करंट अफेयर पर जाएंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि नया जो अपना ऐप है द सक्सेस वर्ल्ड, उस पर जो सफलता कार्यक्रम है वो लॉन्च हो चुका है। उसमें वीडियोस, मॉर्निंग तक कई वीडियोस भी आ जाएंगे। 25 से प्रॉपरली वो स्टार्ट हो जाएगा। जिनको वीडियोस देख के ज्वाइन करना है बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। जिनको मुझ पर यकीन है, कंटेंट पे यकीन है, पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें चीज़ें बढ़ने लगेंगी। 25 से प्रॉपरली वो स्टार्ट हो जाएगा। टाइम वगैरह की जो बात हो रही है उसमें ऐसे वीडियोस दिए जाएंगे जो कि बाद में भी लोग देख सकें, केवल लाइव ही ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास टाइम की दिक्कत होती है। और क्वेश्चन तो हम लोग ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं, बाय द वे कोई क्वेरी है। लेकिन अगर वीडियो थोड़े समय के लिए रखा गया तो उसमें दिक्कत ये होती है कि बाद में बहुत सारे लोग देख नहीं पाते हैं। तो सबकी समस्याओं को ध्यान में रख के ये कदम उठाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, स्पीड से करेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? यूपीएससी में एक बार ये प्रश्न पूछा गया और यूपीएससी के आंसर की पे इस पे विवाद हुआ था, याद करिए। और अगर आपको पता हो और ना पता हो तो इसको ध्यान रखिए कि इसमें विवाद हो गया कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो कोई कह रहा था कि ये संसद है, कोई कह रहा था राष्ट्रपति है, कोई कह रहा था न्यायपालिका है। प्रधानमंत्री को छोड़ के सब सब पे प्रश्न चिन्ह। राष्ट्रपति और न्यायपालिका में बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन न्यायपालिका ज्यादा सही उत्तर है इसका। अंत में यूपीएससी ने भी न्यायपालिका ही माना था, है ना, जुडिशरी को ही उसने माना था। और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में कहा जाता है, ये न्यायपालिका की शरण लेता है। सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के तहत उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार किया जाता है। तो इसलिए इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह न्यायपालिका, कोई विवाद इसमें नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। अगला प्रश्न है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दे दिया? ये एक कालजयी प्रश्न, और ये कालजयी प्रश्न वाले जो व्यक्तित्व हैं उनका भी निधन हो गया पिछले 1.5 साल पहले। 1.5 साल हो गए होंगे कम से कम। तो उनका जब निधन हो गया, और वो थे केशवानंद भारती। केशवानंद भारती वाद हुआ था 1951 में। एक वाद हुआ था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। उसके बाद में फिर 65 में हुआ सज्जन सिंह बनाम राजस्थान। और फिर उसके बाद में 67 में गोलकनाथ वाला भी हुआ था। और उसके बाद में आता है कौन सा, केशवानंद भारती, है ना, केरल राज्य वाला जो वाद था। तो केशवानंद भारती वाला जो वाद था उसमें संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति की प्रदान की गई। बस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसका है, बेसिक स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं स्ट्रक्चर, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। पहला स्टेटमेंट, क्या ये सही स्टेटमेंट है? कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन ये वैधानिक अधिकार, ठीक है। तो पहला ये सही है, वैधानिक अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया और इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। कानूनी या वैधानिक एक ही बात है। पहले क्या हुआ करता था, ये मूल अधिकार था, संपत्ति मूल अधिकार था, फिर इसका लोप कर दिया गया। तो दूसरा भी सही है, लेकिन थोड़े से अगर आप जागरूक कैंडिडेट हैं और थोड़े से अच्छे प्रैक्टिस वाले कैंडिडेट हैं तो इस पे भी ध्यान दीजिए, कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती हैं। 44वां आपने मिलाया, तुरंत टिक कर दिया सही है, ये गलत है क्योंकि ये 1978 में था, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक केवल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वह अनुच्छेद कौन कौन से हैं ये पूछे जा रहे हैं। तो वो जो अनुच्छेद हैं वो 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 अनुच्छेद हैं जिसमें समानता का अधिकार है। तो 14 से 18 रट लीजिए, कभी भी इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लिया जाता है, और इनका मतलब भी आपको जानना चाहिए, है ना, कौन कौन से अधिकार क्या कहते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। समानता के अधिकार से तात्पर्य क्या है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, वर्ण का हो, पुरुष महिला हो, चाहे जिस जाति का हो, वंश का हो, कुछ भी, कोई अंतर नहीं किया जाएगा, सभी को समान अधिकार प्राप्त है ना। चाहे शिक्षा का है, चाहे स्वास्थ्य का है, चाहे घूमने फिरने का है, चाहे नौकरी पाने का है, व्यवसाय करने का है, हर एक अधिकार उनको समान रूप से प्राप्त है।
आप लोगों को बैरेक्ट अगर आपके पास है या बुक है तो 14 से 18 तक या ये जितने भी अधिकार हैं इनको रटना है। 14 में क्या कहा गया है, 15 में क्या कहा गया है, हर एक अधिकार पे यहाँ पे प्रश्न मैंने नहीं बनाया है। तो ऐसे ऐसे इसको याद करना है, बार बार रटने का मतलब है कि बार बार प्रैक्टिस करके लिख के उसको याद कर लेना है। बंदी बनाए गए व्यक्ति की मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? किसी व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया जाता है तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं की गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 22 है ये, आर्टिकल 22। और किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जा सकता। अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने का को नहीं रोका जा सकता, उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि अपने मनमाफी का आप वकील कर सकते हैं। आप देखते हैं किसी को पुलिस पकड़ के ले जाती है, फिर आप देखते हैं टीवी से या वेब सीरीज में, आप देखते हैं फिल्मों में, देखते हैं वकील आते हैं तुरंत छुड़ा ले जाते हैं, है ना। कभी कभी ये भी देखते हैं कि फोन नहीं देते हैं, लेकिन वकील तो कोई भी कर सकता है ना, कोई दूसरा भी लेके जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? डीपीएसपी हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिएगा। निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा है कि पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है, और पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है, और उत्तरोक्त यानी कि बाद में, पूर्वोक्त मतलब जो पहले कहा गया, और उत्तरोक्त यहाँ पे होना चाहिए। उत्तरोक्त ये गलत लिखा है, ये गलत यहाँ भी हो गया होगा, है ना। उत्तरोक्त यानी कि बाद में जो कहा गया है, ठीक है। तो वो बाद वाली बात, यानी कि राज्य की नीति सिद्धांत ये पहला है और मौलिक अधिकार दूसरा। तो निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। इस कारण से ये भिन्न है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में, यही अंतर है। ठीक है, तो एफआर और डीपीएसपी में यही अंतर है, ध्यान रखिएगा। निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए निर्देश है, और भाग 3 में वर्णित जो मौलिक अधिकार है और व्यक्तियों को राज्यकृत के विरुद्ध दिए गए सुरक्षा की गारंटी के रूप में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार बालकों को जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता। पहला स्टेटमेंट, क्या ये सही है? अनुच्छेद 24 क्या कहता है? यही कहता है कि नहीं लगाया जा सकता है जोखिम वाले कामों में, जैसे कारखाने में काम करना, कोई भी कारखाना हो, पटाखे का कारखाना हो, चूड़ी का कारखाना हो, जहाँ पे कई तरीके की स्थितियां ऐसी होती हैं जो बच्चों के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, तो वहां पे हानिप्रद गतिविधियों में नहीं लगाया जा सकता। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसके अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बात ये कही गई है कि नियोजित नहीं किया जाएगा, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है ये 18 नहीं, ये 14 वर्ष का है। तो दूसरा यहाँ पर हो गया गलत, तो केवल एक सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया है? 14 साल के, बाकी अनुच्छेद 24 और 14, ऐसे याद रखिए, 14 साल और अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है अनुच्छेद 17 के द्वारा। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन, बहुत बढ़िया ये प्रश्न है। अस्पृश्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है? मंदिर में जाने से मना करना, यहाँ पर दिया हुआ है। अब कई बार आप लोग कंफ्यूज होंगे और कहेंगे कि हाँ, अस्पृश्यता का अर्थ भी तो यही है, क्योंकि ऐसे लोगों को नहीं जाने दिया जाता था पहले और इस तरीके की चीजें। लेकिन अस्पृश्यता का आपसे शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है, यानी कि अस्पृश्यता शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है छुआछूत, यानी कि ना छूना। अस्पृश्य है यानी कि नहीं छूने योग्य है ना। जैसे छुआछूत की समस्या भी इसको हम कहते हैं ना, तो ना छूने योग्य, जिसको नहीं छुआ जा सकता, ना छूना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ बस केवल इतना है, अस्पृश्य यानी अस्पृश्य का मतलब ना छूना, अस्पृश्यता का मतलब ना छूना। तो ये जो है दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। उसके एप्लीकेशन पे मत जाइए, शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है तो केवल वही बताइए, ठीक है ना। लोगों के शरीर को सीधे छूने से बचाना खुद को, जैसे किसी को अस्पृश्य घोषित कर देना कि ये अछूत है, इसको नहीं छूना है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो संविधान में, अब एक प्रश्न और है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, आगे अभी चल के समझाऊंगा। वो अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 का 1 का जो है उसी के अंतर्गत ये प्रेस की स्वतंत्रता जो है वर्णित है। वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको सम्मिलित किया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 19 के अंतर्गत ही, 19(1) का के अंतर्गत ये वर्णित है। अगला जो प्रश्न है, चलिए इसका उत्तर दीजिए। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद, ये देखिए गड़बड़ है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, किस नहीं,
अनुच्छेद, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ये किस हटाइए यहाँ से, अंडर व्हिच नहीं, अंडर आर्टिकल व्हिच हटा दीजिए, अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैज बीन गिवन। तो पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। अब दूसरा है कि संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही किया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत तो है, अभी हमने प्रश्न एक किया, चर्चा की, तो वो बात सही है, अनुच्छेद 19 एक का के अंतर्गत है, लेकिन ये प्रत्यक्ष तौर पर नहीं किया गया, अप्रत्यक्ष रूप से है। प्रत्यक्ष कहा जाए सीधे तौर पर तो नहीं किया गया, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाकी ये आपको समझ में आ ही गया होगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? 6 मूल अधिकार हैं, उनमें से कौन सा एक मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? ऐसे प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न भी होते हैं और पूछे खूब जाते हैं। समानता का है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन विरोध का अधिकार, राइट टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। प्रोटेस्ट का अधिकार तो है, लेकिन ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। विरोध आप कर सकते हैं, आप कई बार हमारा विरोध करते हैं, हम आपका विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपका फंडामेंटल राइट है ना। भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन, 7 मौलिक अधिकार मूल संविधान में, 44वां संविधान संशोधन आता है 1978 में, जो संपत्ति का अधिकार होता है उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा देता है। 6 जो बचते हैं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, शिक्षा एवं संस्कृति, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 14 से 18 ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30। ये अलग से भी प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं, अभी मैंने एक प्रश्न आपके लिए सेट किया है यहाँ पे। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 1900 मैं बोल रहा हूँ, अनुच्छेद 32। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसको क्या कहा था जरा बताइएगा, इसको बताइएगा इसके बारे में क्या कहा था उन्होंने। चलिए अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान किया गया है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, गलत बात है। 2005 में आखिर क्या किया गया, अगर मूल संविधान में दे दिया गया होता। ये एक विधिक अधिकार है, अब इसको जरा सोच के बताइए कि विधिक है कि नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर, उसको सोचिए आप, उत्तर दीजिए, फिर उत्तर करते रहिए आप। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये विधिक अधिकार है, ये बिल्कुल सही है, ये विधिक अधिकार ही है। भारतीय संविधान में नहीं दिया गया था, बाद में ये अधिनियम लाया गया, अधिनियम के आधार पर दिया गया, लीगल राइट है, ठीक है। और ये 2005 में अधिनियम लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के अवसर की समानता की प्रदान करता है? अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, समझिए इस प्रश्न को। लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के अवसर की समानता, है ना। अब अभी किसी ने ग्रुप में मैसेज किया था, मैंने पढ़ा था, तो अनुच्छेद 16 नहीं समझ में आता है। अनुच्छेद 16 का ये पार्ट है पहला और दूसरा, पहले और दूसरे में यही कहा गया है, अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर जब किसी को रखा जाएगा, नियोजन किया जाएगा, तो उसके विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए जो अवसर होगा वो समान होगा, समानता की प्रतिभूत मतलब समान अवसर होगा। तो 16(1) और 16(2) इसमें अवसर की समानता की बात की गई है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके, अब इसी में बात आ जाती है कि आरक्षण, आरक्षण समानता कहाँ है, जनरल लोगों का कटाव वो पड़ जाता है और उनका और जो वर्ग है अलग जाता है, कई लोग ये कहने लगते हैं, तो उनको समान लाने के लिए प्रयास किया गया। तो आरक्षण एक उपाय किया गया, एक मतलब एक ऐसा यंत्र अपनाया गया कि जिससे सब लोग समान स्थिति में पहुंच जाए। अब बाद में ये हुआ कि अब उसमें बहुत सारे लोग वहां पे पहुंच गए, तब भी उसको नहीं छोड़ रहे हैं, और उसमें क्रीमी लेयर का कंसेप्ट, दुनिया भर का कंसेप्ट भी लाया गया, लेकिन अब किसी दिन हम चर्चा करेंगे उस पर, तो देखा जाएगा, आज उसका ये उचित समय नहीं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में, मैं आरक्षण के विरोध में नहीं हूँ, ये ध्यान रखिएगा, पता चले आज से आप सोचने लगे ये तो बहुत खराब आदमी है। तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 2010 की बात है, 1 अप्रैल 2010 को ये एक तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए,
संविधान का एक 86वां संविधान संशोधन लाया गया था। कब लाया गया था? 2002 में। तो 2002 का जो 86वां संविधान संशोधन था, तो संविधान का जो भाग 3 है उसमें एक नया अनुच्छेद इसने 21 का जोड़ा था, और उसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी जो बालक हैं यानी बच्चे हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य, यहाँ बालकों लिखा रहता है लेकिन इसको ये केवल बॉयज मत समझिएगा, ये लड़के लड़की दोनों के लिए बात होती है। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, और इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से वो लागू हुआ। ठीक है, तो अगर पारित किया गया पूछा जाए तो 2009 से लागू हुआ, तो 2010 से 1 अप्रैल 2010, ध्यान रखिएगा। और शिक्षा का अधिकार जो है ये दे दिया गया, प्रदान कर दिया गया। अब शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है, इसको जरा बताइए। मानवीय अधिकार है कि मौलिक अधिकार है कि दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? इस प्रश्न का आप उत्तर दें। कैसा अधिकार है शिक्षा का अधिकार? तो शिक्षा का अधिकार सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये एक मानवीय अधिकार है, ह्यूमन राइट है, और दूसरा है मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, कर ही दिया गया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों इसमें सही है। ठीक है, बाकी ये व्याख्या मैंने आपको बताई। लागू 10 में हुआ, लाया अधिनियम 9 में। निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है वो किसी भी कंडीशन में, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 1978 में, उसके बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का यानी कि मौलिक अधिकार जो है, जीवन का अधिकार जो है, उसको राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रावधान किया गया था 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? एक प्रश्न देखिए फिर आ गया। तो इसमें उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। कानून के समक्ष बराबरी है। अब समान काम के लिए समान वेतन क्या है? नहीं है, तो ये मौलिक अधिकार नहीं है। और धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगला जो प्रश्न है, सूची दो आपको दी गई है और इन दोनों सूचियों को आपको मिलाना है। ठीक है, मिलाइए इन सूचियों को। मैंने छोटा इसलिए किया है जिससे कि ये स्पष्ट दिखने लगे। समता का अधिकार अनुच्छेद किस से किस तक इसकी बात की गई है, जरा बताइए। तो जो समता का अधिकार है ये 14 से 18 तक है, तो ए का 1 हो जाएगा। अब ए का 1 2 में दिया है, ऐसे सेट किया कीजिए। अब एक इसमें दिया है, एक इसमें दिया है। अब और डी का 3 तो दोनों में दिया। अब केवल बी और सी में से एक जानना है। ठीक है, एक आप जानते हैं, एक और जान जाए। अधिकतर ऐसे प्रश्न हो जाते हैं, कभी कभी टफ बनाए जाते हैं जानबूझ के, तो नहीं हो पाते। दूसरा यहाँ पर आप बी को देखिए, वाक एवं स्वतंत्र अधिकार। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता की बात होती है, तो उस किसमें की गई है? वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। तो बी का यहाँ पर हो जाएगा 4। तो बी का 4 हो जाएगा भाई, यही उत्तर हो जाएगा। ऐसे टिक करके निकाल लिया कीजिए, नहीं तो कई बार इन प्रश्नों में आप उत्तर गलत वहां गोला बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई। और दूसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो इसलिए गलत है क्योंकि ये ब्रिटेन से नहीं, ब्रिटेन के संविधान से हमारा संविधान प्रभावित जरूर है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट की जो बात की गई है वो हमारे यहाँ कहाँ से ली गई है? वो यूएसए से, यूएसए के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाग 4 में डीपीएसपी है, भाग 3 में ये है। तो दूसरा इसमें सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। बड़ा सरल आपको लग रहा है ना? पॉलिटी वास्तव में सरल होती भी है, अगर एक दो बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो ये आपका तैयार भी हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से ही लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन भी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उपबंध भी वहीं से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 अनुच्छेद जो है सही है। स्वतंत्रता का अधिकार बताइए, और कानून के समक्ष समानता का अधिकार बताइए। कौन सा इसमें असुमेलित युग्म है, ये आपको बताना है। असुमेलित युग्म बताइए। थोड़ा सा मैं टाइम आपको दे रहा हूं। पहला और दूसरा तो इसमें बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात इसमें की गई है। यहाँ पे ये थोड़ा सा और इसको, सॉरी, स्वतंत्रता नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
पीडीएफ में मैं इसको सही कर दूंगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 20 नंबर क्वेश्चन याद दिला दीजिएगा पीडीएफ। यहाँ धार्मिक लगा होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम, ये जो केवल ये यहाँ पे केवल राइट टू फ्रीडम नहीं होगा, धर्म की बात, रिलीजन की बात भी होगी ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात होगी। और कानून के समक्ष समानता, ये गलत है, अनुच्छेद 16 नहीं, अनुच्छेद 14 होगा। अनुच्छेद क्या होगा? 14। ऐसी गलतियां जब होती है तो वो हमेशा याद भी हो जाता है, ये भी जान लीजिए। तो तीसरा गलत है। पूछा रहा है असुमेलित, तो पूछ रहा है असुमेलित पूछा जा रहा है, तो डी इसका सही उत्तर, केवल 3 सही है। चलिए अब करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, बायोटेक किसान कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन आपको बताना है, कौन सा सही है। तो ये किसानों के लिए एक किसान केंद्रित योजना है, बिल्कुल सही बात है। यह हब एंड स्पोक मॉडल का अनुसरण करती है, ये भी सही बात है। और ये महिला किसानों को सशक्त बनाता है, सही बात है। लेकिन यहाँ पे अगर दे देता कि केवल महिला किसानों को सशक्त बनाता है तो गलत हो जाता। केवल महिला की नहीं, महिलाओं को सशक्त बनाएगा, महिलाओं को बनाएगा, पुरुषों को बनाएगा, तो महिला को बनाता है ऐसा कहा जा रहा है, तो कोई गलत नहीं है, तो सब सही है। इसमें डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बायोटेक किसान कार्यक्रम जो है ये एक किसान केंद्रित परियोजना है और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत किसानों द्वारा और उनके साथ मिलकर विकसित की गई है। अखिल भारतीय कार्यक्रम है और हब एंड स्पोक मॉडल का अनुसरण करता है। उद्यमशीलता बढ़ाएगा, इनोवेशन को बढ़ाएगा, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट, इनोवेशन का डेवलपमेंट उसमें होगा किसानों के बीच में। महिला पुरुष सभी किसानों को स्थानीय तौर पर नेतृत्व कैसे किसी में किया जाए उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के बारे में एक समूह का गठन किया। बहुत मस्त प्रश्न है। मस्त का मतलब मस्त। अजीत मिश्रा जी है, अजीत मिश्रा के नेतृत्व में यह गठन किया गया है। अजीत मिश्रा के नेतृत्व में जो ये गठन हुआ है, ये अर्थशास्त्री प्रोफेसर है और इन्हीं की विशेषज्ञ समूह की मतलब अध्यक्षता ये करेंगे, इन्हीं की अध्यक्षता में किया गया है। सरकार को न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो सारी चीजें ये लोग बताएंगे, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अजीत मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, ये ध्यान रखिएगा, जस्टिन ट्रूडो किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के लिए इन्होंने नामित किया? तो इन्होंने नामित किया है, अभी भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, जस्टिस महमूद जमाल, महमूद जमाल को इन्होंने किया है। और कनाडा के प्रधानमंत्री ने ये जो किया नामकरण, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनका मूल भारतीय है। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस महमूद जमाल सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हो रही रोजली सिल्वरमैन अबेला का स्थान यहां पर लेंगे, जो कि स्वयं ही कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय की पहली शरणार्थी और पहली यहूदी महिला न्यायाधीश थी। लेकिन ये भारत में पैदा नहीं हुए हैं जस्टिस महमूद जमाल, ये कीनिया में हुए थे, एक भारतीय परिवार में। इनका परिवार कीनिया में रहता था, वहीं पे इनका जन्म हुआ है, जो भारतीय मूल का इनका परिवार था। बस इतना ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, है ना, टेस्ट फायर्ड एरियल हाई पावर्ड लेजर रिसेंटली, किसने इसका परीक्षण किया है? तो ये किया है इजराइल ने। इजराइल की ये लेजर जो टेक्नोलॉजी है, ये जानी मानी टेक्नोलॉजी है पूरे विश्व में। ड्रोन को मार गिराने की क्षमता ये रखती है। बड़ी और अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है इजराइल के पास पहले से ही, उसमें इसने इसको भी ऐड कर दिया। मई 2021 के 11 दिवसीय युद्ध के दौरान गाजा में दागे गए हजारों रॉकेटों के मुकाबले इस प्रणाली में 90% अवरोधन दर थी, है ना। और इजराइल की लेजर रक्षा जो प्रणाली है, इस लेजर को एल्बिट सिस्टम के साथ विकसित किया गया है और इसे एक नागरिक विमान पर रखा गया था और भूमध्य सागर के ऊपर किए गए हालिया परीक्षण में इसने एक ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया, उसमें ये सफल रहा। अगला जो प्रश्न है, यानी कि ये सफल रही इनकी टेक्निक, तो लेजर वाला ये ध्यान रखिएगा किसका है, इजराइल का। एलो गोल्ड 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस फसल की प्रजाति है? एलो गोल्ड 48, अरहर धान का गेहूं से थोड़ा सा बाहर निकल के याद करिए, तरबूज, तरबूज की ये प्रजाति है, लेकिन पीला तरबूज है, एलो लगा हुआ है ना। और जर्मन एग्रोकेमिकल्स कंपनी बायर है, उसने सेमिनिस ब्रांड के तहत भारत में एलो गोल्ड 48 नामक पीले तरबूज को व्यावसायिक रूप से पेश किया है ना। अक्टूबर से फरवरी के बीच में खेती इसकी हो सकती है, उच्च उपज इसमें होती है और इसका औसत वजन 2.5 से 3 किलोग्राम तक होता है।
बस इतना ध्यान रखिएगा। है किसकी उपज यानी कि किसकी वैरायटी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया? आर्थिक सलाहकार परिषद है ना, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का गठन कौन सा स्टेट करने जा रहा है? और ऐसा करने वाला जो स्टेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि अब इसको लोग फॉलो करेंगे, इसको कॉपी करेंगे कि ऐसा हमको भी करना चाहिए। तो ये तमिलनाडु करने जा रहा है, ठीक है। और सलाहकार परिषद में इसके सदस्य के रूप में दुनिया भर के प्रमुख आर्थिक विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसने जो किया है उसमें एस्थर डफलो, ये मैसाचुसेट्स यानी MIT जो है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके नोबेल पुरस्कार विजेता है ना, याद है ना आपको एस्थर डफलो। और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, डॉक्टर ये अरविंद सुब्रमण्यम, विकास अर्थशास्त्री जीन ट्रेज, डॉक्टर S नारायण, ये सब इसमें शामिल हैं। और इस परिषद की सिफारिश के आधार पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वहाँ की इकोनॉमी को पुनर्जीवित करेगी, उसमें आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये सुनिश्चित करेगी। अगला प्रश्न है, लॉरेल हार्वर्ड कौन है? लॉरेल हार्वर्ड कौन है? तो लॉरेल हार्वर्ड जो है, इनको ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। ये न्यूजीलैंड की एक भारोत्तोलक है। और ये चर्चा में क्यों आई है ये भी आपको जानना चाहिए। न्यूजीलैंड की ये भारोत्तोलक है। अभी टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं 2020 में, जिनको टाला गया था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो ये अब कब होने वाले हैं? ये इनका आयोजन 24 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020 के बीच होने वाला था जापान टोक्यो में। अब ये 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त के बीच में होने वाले हैं। और इसमें बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, सर्फिंग, इन सबको भी शामिल किया गया है इस बार। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सर्फिंग, स्केटबोर्ड, सॉफ्टबॉल, कराटे, बेसबॉल, पिछले साल खूब इसको डिस्कस किया गया था, पूछा नहीं गया कहीं। जो हार्वर्ड है, हार्वर्ड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट यह है, लॉरेल हार्वर्ड, ये जो भारोत्तोलक है ये ट्रांसजेंडर है ना। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर होंगी, ठीक है। तो ये इनके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इस कारण से पूछी जा सकती है। इन्होंने इसके लिए क्वालिफाई किया है और इन्होंने अपना जो सेक्स है उसको क्या किया था, चेंज करा लिया। इन्होंने लिंग परिवर्तन कराया और उसके बाद ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट ये होंगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री संसद में विश्वास मत हार गए? ऐसे प्रश्न यूपी PCS को पूछता है, ऐसे ही पूछता है बिल्कुल। तो स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोवेन नाम है उनका, स्टीफन लोवेन नाम है, स्टीफन लोवेन। स्टीफन लोवेन स्वीडन के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जो विश्वास मत हार गए। मतलब अब वो इस्तीफा देंगे या मध्यावधि चुनाव वहां पे करा सकते हैं। 349 सीटों वाली संसद में 181 सांसदों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और राजनीतिक संकट वहां पर आ गया, ठीक है। स्वीडिश जो संसद है उसको रिक्सडैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिक्सडैग। और ये स्वीडन की राष्ट्रीय विधायिका और सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। रिक्सडैग 1971 में एक सदनीय विधायिका है, 1971 से। और इसमें 349 सदस्य हैं जो आनुपातिक रूप से चुने जाते हैं और एक निश्चित 4 साल के कार्यकाल के लिए काम करते हैं। नाम बस याद रखिएगा, रिक्सडैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये जो मंत्रालय होगा वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। सरल सा प्रश्न है और ये मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। और अहमदाबाद शहर को ऐसी ही एक सुविधा केंद्र बनाने की कोशिश इसमें की जा रही है। अहमदाबाद में, खैर गुजरात में दो महत्वपूर्ण लोग गुजरात के बैठे हैं, ये सब तो असर पड़ता ही है। 2012 से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कल योग दिवस था, कल ये प्रश्न था मेरे पास, लेकिन हमने कहा चलो इसको कल डिस्कस कर देंगे। सेलेक्ट किया तो वो प्रश्न पूरे हो चुके थे। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम योगा फॉर वेलनेस है। दूसरा तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। पहला ये गलत हो जाएगा क्योंकि 21 जून तो सही है, लेकिन 2012 नहीं 2015 से ये विश्व स्तर पर ये मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। योगा फॉर वेलनेस मत भूलिएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान PM मोदी ने अपने संबोधन में एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। बाद में इसको मान लिया गया था और फिर पूरे विश्व में ये 2015 से 21 जून को मनाया जाता है। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। सफलता कार्यक्रम लॉन्च हो चुका है, उसको आप ऐप पर जाके परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें। बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच।